हेलो एंड वेलकम टू एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वेन ब्रिज ऑसिलेटर, उससे रिलेटेड हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर पे हम लोग क्यों गए ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आरसी और एलसी ऑसिलेटर जो हम लोग पढ़े थे उसमें क्या होता था कि टाइम के साथ जो हमारा कंपोनेंट है वह सर्किट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता था, जो गर्म हो जाता था सर्किट। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता था कि जो भी कंपोनेंट हम लोग लगाए हैं एल आर और सी उनका भी वैल्यू चेंज हो जाता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आर सी ये सब का वैल्यू चेंज होगा तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर पे जाते हैं। अब क्रिस्टल ऑसिलेटर पढ़ने के पहले ये जानना होगा कि क्रिस्टल क्या है और उसका प्रॉपर्टी ऐसा क्या है जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले हम एक चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थोड़ा डिटेल में क्रिस्टल प्रॉपर्टी के बारे में बताए हैं, पर अगर डिप्लोमा के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इसको डेप्थ में समझने का ज़रूरत है नहीं। लेकिन फिर भी हम कोशिश किए कि इसको डेप्थ में ही पढ़ाएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है इंटरेस्टेड हों इसमें। तो जो मेन चीज़ है वो इसका कुछ फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आता है। और बेसिक जो एक प्रिंसिपल है वो क्रिस्टल का यही है कि उसका पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो रहता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अभी। तो लिमिटेशंस हम लोगों ने देख लिया। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है? पीजो मीन्स प्रेशर, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिस क्रिस्टल में होगा वो क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहलाएगा। उसका एग्जाम्पल क्या है? रोशेल साल्ट, क्वार्ट्ज और टर्मलाइन। अब क्वार्ट्ज को रेड इसलिए किया गया है क्योंकि क्वार्ट्ज जो है हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, सस्ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को क्वार्ट्ज को यूज़ करते हैं। हम लोग सभी चाहते हैं कि हमारा लो कॉस्ट हो, सामान ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, एबंडेंस हो सामान का। ऐसा नहीं कि बहुत कम अवेलेबल है तो जो चीज़ जितना ज़्यादा कम अवेलेबल होगा उसका दाम उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा। तो क्वार्ट्ज, सिलिकॉन ये सारा क्या है, हमारे आसपास बहुत सारा है, एबंडेंस में है और सस्ता है। ठीक है, तो जो हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, जो कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में यूज़ होता है वो क्वार्ट्ज होता है। तो ये तो पता चल गया कि जो क्रिस्टल पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फॉलो करे वो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। अब ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब क्या होता है? प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर हम कोई प्रेशर क्रिस्टल के अक्रॉस प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमको क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। अगर हम किसी क्रिस्टल के अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमको क्या करेगा? प्रेशर देगा। ये वाइस वर्सा है। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो कि सब डेली यूज करते हैं या सबके पेरेंट्स डेली यूज करते होंगे वो है लाइटर, जो किचन में हम लोग यूज करते हैं। लाइटर में क्या होता है, हम लोग जब लाइटर को पीछे ऊपर से दबाते हैं तो वो क्या होता है, हम लोग प्रेशर दे रहे हैं। उसके बदले में क्या होता है, लाइटर के फ्रंट एंड से एक स्पार्क निकलता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो लाइटर में पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज होता है। ऐसा क्रिस्टल जिसमें प्रेशर देंगे तो वो आगे क्या होगा? इलेक्ट्रिक स्पार्क देता है। ठीक है, तो वही क्रिस्टल हम लोग यहाँ यूज करते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस क्रिस्टल इट वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, हम लोग जब एसी वोल्टेज अप्लाइड करेंगे क्रिस्टल के अक्रॉस तो वो क्या होगा? वाइब्रेट होगा। ठीक है, प्रेशर मीन्स क्या होता है? मैकेनिकल चीज, तो वाइब्रेशन क्या हुआ? मैकेनिकल चीज हुआ। तो क्रिस्टल को हम लोग ऑसिलेटर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? क्रिस्टल के अक्रॉस जब हम लोग एसी वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो वो क्रिस्टल वाइब्रेट करने लगेगा, और जिस भी फ्रीक्वेंसी से वो क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा वही हमारा जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, यहाँ पे एसी वोल्टेज दे रहे थे, क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा था। इसका ऑपोजिट क्या होगा कि हम लोग क्रिस्टल को मैकेनिकल प्रेशर देंगे और वो एसी वोल्टेज देगा हम लोगों को। ठीक है, तो दोनों होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा? प्रेशर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों वाइस वर्सा है। हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। अगर हम लोग एसी वोल्टेज दे रहे हैं तो जो मैकेनिकल वाइब्रेशन है वो प्रोड्यूस होगा। ओके, अब पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जो होता है किसी भी क्रिस्टल का, वो डिपेंड करता है उसे कट पे, कि वो जो कट है क्रिस्टल को का जो कट है वो किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो अगर कट जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो उसको कहते हैं एक्स कट क्रिस्टल, और अगर वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसको कहेंगे वाई कट क्रिस्टल।
ठीक है, यहाँ पे एक्सिस दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे कि एक्सिस कैसे है या क्या है, बस इतना समझना है कि अगर हम लोग एक्स कट क्रिस्टल लेते हैं तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा, वाई कट क्रिस्टल ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होगा। ठीक है, तो ये था पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम लोग क्रिस्टल के जो अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, क्रिस्टल वाइब्रेट करेगा किसके फ्रीक्वेंसी पे, ये जो एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज मतलब उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट है, एसी वोल्टेज है तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी है, तो जो भी फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज का होगा हमारा क्रिस्टल जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। ओके, और ये जो पीजोइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है क्रिस्टल के कट पे। अभी ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल है वो कैसे डिफाइन करते हैं, F इक्वल्स टू के बाई टी। ठीक है, k बाई टी, जहाँ k क्या है वो एक कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है कट पे। ये अभी हम लोग देखे थे एक्स कट और वाई कट क्रिस्टल। ठीक है, तो कैसा कट है, जो हमारा क्रिस्टल है जिसका फ्रीक्वेंसी हमको डिटरमाइन करना है वो एक्स कट है या वाई कट है, उसके ऊपर डिपेंड करता हुआ ये k होता है कांस्टेंट, और t क्या है, थिकनेस ऑफ क्रिस्टल। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है क्रिस्टल का वो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है k बाई टी, जहाँ k कांस्टेंट है दैट डिपेंड्स ऑन कट ऑफ क्रिस्टल, और t क्या है, इसका थिकनेस है। ये फोटो हम ऐसे यहाँ पे लगा दिए हैं, क्रिस्टल कुछ ऐसा ही दिखने में लगता है, जैसे ये डायग्राम है ना हेक्सागोनल टाइप, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्रिस्टल थोड़ा हेक्सागोनल कट में यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये F इक्वल्स टू के बाई टी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, F जो है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, थिकनेस को कम करना होगा। ठीक है, मतलब क्रिस्टल का जो थिकनेस है, जो उसका मोटाई है, उसको अगर हम कम करेंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो बढ़ते जाएगा। अभी हम लोग क्या देखे थे विन ब्रिज में कि वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज नहीं हो सकता है वो। ठीक है, वो कुछ मेगा हर्ट्ज तक के लिए ही हम लोग उसको यूज कर पा रहे थे। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसा ऑसिलेटर चाहिए जो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करे, हम लोग को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल दे। ठीक है, तो F इक्वल्स टू के बाई टी, अगर हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, थिकनेस कम कर देंगे। लेकिन अब अगर बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, थिकनेस को बहुत कम कर देंगे तो क्या होगा, एक्सट्रीमली थिन क्रिस्टल कैन ब्रेक, बहुत ही पतला क्रिस्टल अगर कर देंगे तो वो क्या होगा, टूट जाएगा वो तो। ठीक है, तो सर्किट बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए क्रिस्टल ऑसिलेटर में भी एक लिमिटेशन है कि कितना फ्रीक्वेंसी हम लोग जनरेट कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम 5 मेगाहर्ट्ज तक का हम लोग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। 5 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, थिकनेस को और कम करना पड़ेगा, और थिकनेस कम करके अगर क्रिस्टल को बहुत पतला कर देंगे तो वो टूट जाएगा। इसीलिए हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है कि कितना फ्रीक्वेंसी का जो ऑसिलेटर वेव है वो प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पे उस पर लिमिट लगा हुआ है कि 25 किलोहर्ट्ज टू 5 मेगाहर्ट्ज। 5 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं इसमें, क्योंकि फिर क्रिस्टल टूट जाएगा, थिकनेस इतना कम हो जाएगा क्रिस्टल का कि वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम बस एक वन व्यू कॉन्सेप्ट के लिए बस इसको यहाँ लगा दिए कि एक्स एक्सिस को कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्सिस, वाई एक्सिस को कहते हैं मैकेनिकल एक्सिस, और जेड एक्सिस जो है हमारा उसको कहते हैं ऑप्टिकल एक्सिस। ये सारा कुछ है कि अगर क्रिस्टल का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कुछ अगर वेरी करना है तो हम लोग ये जो एक्स एक्सिस है उसके अलॉन्ग कुछ चेंज करेंगे, अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी वेरिएशन करेंगे, ऑप्टिकल एक्सिस है वो जेड एक्सिस है। ठीक है, तो अभी क्वार्ट्ज क्रिस्टल वर्क कैसे करता है, ये हमारा एसी, अभी क्या बोले, क्रिस्टल के अक्रॉस एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्रिस्टल क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, किस फ्रीक्वेंसी पे, ये जो सिग्नल अप्लाइड है उसके फ्रीक्वेंसी पे। तो इस डायग्राम में क्या है, ये हमारा क्रिस्टल है, यहाँ पे ये एसी वोल्टेज है। तो इसका वर्किंग कैसे है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्किट है तो यहाँ पे क्रिस्टल को कैसे लगाएंगे, तो कनेक्शन तो होना चाहिए ना। तो उसको लगाने का क्या तरीका है कि हम लोग दो मेटल प्लेट लेते हैं, जैसे कैपेसिटर में रहता है उसी तरह दो मेटल प्लेट है, उसमें दो मेटल प्लेट के बीच में हम लोग क्रिस्टल रखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में भी हम लोग देखे हैं डाइलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है जो उसका दो प्लेट होता है उसमें हम लोग कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते थे। जैसे ये कैपेसिटर है तो ये दो प्लेट है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कोई भी सब्सटेंस है। और अगर नहीं तो सिंपल कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे एयर होता है, एयर फील्ड। लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब कैपेसिटर के बीच में कोई मटेरियल फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है, ये लग रहा है कि कोई कैपेसिटर है जो कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, क्रिस्टल। दिस अरेंजमेंट फॉर्म्स अ कैपेसिटर विथ क्रिस्टल एज डाइलेक्ट्रिक।
ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तरह का ये कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इफ एन AC वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट मतलब ये वाला जो प्लेट है, ये और ये, मतलब क्रिस्टल के अक्रॉस जब हम लोग AC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा क्रिस्टल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ये हम लोग देख लिए हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी इस अप्लाइड वोल्टेज का उसी फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेट होना शुरू करता है। ठीक है, अब हर क्रिस्टल का अपना एक नेचुरल जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है, जो कि अभी हम लोग देखिए F=K/T, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि अगर कोई क्रिस्टल है इतना थिकनेस का है, X कट या Y कट है, तो उसका फ्रीक्वेंसी ये होगा। तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज मेड इक्वल टू द क्रिस्टल नेचुरल फ्रीक्वेंसी, then resonance takes place and crystal vibration reach maximum value। मतलब क्या होता है कि इसका जो अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल का, कि हाँ अगर हम F फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करता है ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम हम लोगों को ऑसिलेशन मिलेगा। तो ये चीज़ हम लोग पढ़े भी थे फिजिक्स में, पता नहीं तुम लोग पढ़े हो गया नहीं, कि ब्रिज बनता है जब कोई गाड़ी चलता है तो ब्रिज ये होता है ना, ये पटना में जो गांधी सेतु है उस पर भी देखोगे कि ब्रिज ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो उसको ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर ब्रिज ऑसिलेट हो रहा है, ये सब जो भी व्हीकल्स जा रहा है उसके कारण, व्हीकल्स का जो फ्रीक्वेंसी है और इसका फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गया तो क्या होगा, और ज़्यादा, जिसको पॉजिटिव जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते थे वो हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि क्रिस्टल का कुछ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है कि हाँ हम इतने पे, इस फ्रीक्वेंसी पे हम ऑसिलेट या वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर सेम फ्रीक्वेंसी का हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो उसको कंस्ट्रक्टिव एक तरह से वे में ये ऐड हो जाएगा, जो हमारा वाइब्रेशन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, हम लोगों को मैक्सिमम ऑसिलेशन मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये Cm मतलब कैपेसिटर, अभी हम लोग देखें ये जो क्रिस्टल को दो मेटल प्लेट के बीच में रख देते हैं तो वो कैपेसिटर की तरह एक्ट करता है। ओके, सो क्रिस्टल हैज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब इलेक्ट्रिक भी और मैकेनिकल भी, मतलब इलेक्ट्रिक मतलब ये जो AC वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल मतलब वाइब्रेशन। तो क्रिस्टल हैज इलेक्ट्रोमैकेनिकल रेजोनेंस बट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब मैकेनिकल चीज़ है तो उसको हम लोग सर्किट में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में ड्रॉ करने का कोशिश किए क्रिस्टल को। ठीक है, तो क्रिस्टल का कुछ केस है, ये जो क्रिस्टल है इसको देखा गया है कि सीरीज रेजोनेंस भी देता है और पैरेलल रेजोनेंस भी देता है। हम फिर बता रहे हैं, अगर किसी को रेजोनेंस के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग वो भी डिस्कस करें, तो प्लीज़ पहले जा करके और रेजोनेंस के बारे में पढ़ ले कि रेजोनेंस है क्या। ऐसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग 10th या 12th में, 10th में भी ये चीज़ पढ़ाया जाता है बेसिक फिजिक्स में, तो सबको पता ही होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज़ जा करके और गूगल सर्च कर सकते हैं रेजोनेंस क्या है, या यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है वो देख सकते हैं। तो अभी क्या होता है, दो केस हो सकता है, एक केस है कि क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है, दूसरा है कि वो नहीं कर रहा है। तो अगर क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, जो कि हमारा पहला केस है, तो ये सिंपल एक कैपेसिटेंस की तरह एक्ट करेगा, जिसको कि हम लोग CM बोले हैं, मतलब माउंटिंग कैपेसिटेंस। ये M मतलब माउंटिंग कैपेसिटेंस, मतलब ये सिर्फ एक कैपेसिटर है जिसके दो मेटल प्लेट है, उसके बीच में डाइइलेक्ट्रिक है जो कि क्रिस्टल है। ठीक है, तो अगर नहीं वाइब्रेट कर रहा है क्रिस्टल तो वो सिंपल एक कैपेसिटेंस है। लेकिन अगर क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है, जो कि पॉइंट नंबर 2 है, क्रिस्टल वाइब्रेट कर रहा है तो वो किसके तरह एक्ट करेगा, RLC सीरीज सर्किट की तरह। ठीक है, RLC सीरीज सर्किट मतलब ये तीनों सीरीज में लगा हुआ है। तो जो फेजर डायग्राम हम फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में बताए थे, तो ये RLC सीरीज सर्किट, RLC पैरेलल सर्किट, ये सब का थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए। तो आई सजेस्ट कि सभी लोग जा करके और रेजोनेंस के साथ साथ ये RLC सीरीज सर्किट और RLC पैरेलल सर्किट जो है वो देख लो एक बार। ठीक है, तो जब हमारा क्रिस्टल वाइब्रेट करता है, ठीक है, तो वो किसके तरह एक्ट करता है, RLC सीरीज सर्किट की तरह। तो अब अगर उस टाइम हम लोग सर्किट बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, एक ये CM तो हो गया कि जब वो वाइब्रेट नहीं कर रहा था, और दूसरा क्या होगा, जब वाइब्रेट करेगा तो वो RLC सीरीज सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो ओवरऑल जो क्रिस्टल का इक्विवेलेंट सर्किट है वो यही है,
CM पैरेलल टू RLC। ठीक है, तो जो एक जो कॉमन जो हमारा फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल होता है वो होता है कि 4 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल के लिए इंडक्टर हम लोग को लेना होता है 100 मिली हेनरी का, आर लेते हैं 100 ओम का, जो कैपेसिटेंस है वो होता है 0.015 पिको फैरेड का, और जो CM होता है वो होता है 5 पिको फैरेड का। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो C है ये बहुत कम है CM से। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं CM क्या है 5 पिको फैरेड, लेकिन ये जो C है वो क्या है 0.015 पिको फैरेड। ठीक है, तो CM बहुत ज़्यादा बड़ा होता है C से। ठीक है, अब अगर ये सारा वैल्यू को लेते हुए Q जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो निकालें तो क्वालिटी फैक्टर आएगा 26,000। इसका ये फॉर्मूला होता है 1/r√L/C, तो उसका वैल्यू है 26,000। ठीक है, तो हम लोग ऑसिलेटर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें पढ़े थे कि अगर जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर हमारा हाई होगा उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होगा। जब हम लोग बेसिक जो ऑसिलेटर का LC ऑसिलेटर का सर्किट पढ़ रहे थे वहाँ भी हम लोग क्वालिटी फैक्टर डिस्कस किए थे, Q फैक्टर। तो Q फैक्टर जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ज़्यादा हाई हमारा स्टेबिलिटी होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्रिस्टल यूज करने से क्या हुआ, क्वालिटी फैक्टर बहुत हाई हुआ। ठीक है, अब जो लास्ट चीज़ जो इसमें बचा हम लोग देखें कि क्रिस्टल में क्या होता है, इसका अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है। अब एक लास्ट चीज़ देखना है कि इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसा होता है, मतलब जो क्रिस्टल है वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि C इज मच लोअर देन CM। ये हम लोग अभी जो एक एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल स्पेसिफिकेशन लिए थे, उसमें देखे थे कि C जो है वो था 0.015 पिको फैरेड और CM था 5 पिको फैरेड। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो C है वो बहुत ही कम होता है CM से, मतलब माउंटिंग कैपेसिटेंस से। ठीक है, अब एम्पलीफायर वाले चैप्टर में हम लोग देखे थे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे देखते थे, लो फ्रीक्वेंसी पे, फिर मिड फ्रीक्वेंसी पे, फिर हाई फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी तरीके से देखेंगे, पहले लो फ्रीक्वेंसी पे, फिर मिड पे, फिर हाई पे। ठीक है, तो जब बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी है, जब लो फ्रीक्वेंसी का बात करते हैं तो फिर क्या होगा, मतलब जो AC वोल्टेज हम लोग अप्लाई किए हैं क्रिस्टल के अक्रॉस, अगर वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी का है तो क्या होगा, क्रिस्टल का जो रेजिस्टेंस है या उसको इम्पीडेंस कह लो, वो कैसे किसके द्वारा कंट्रोल होगा, XC और XCM की। मतलब जो दो कैपेसिटर है ये सर्किट है, तो जब लो फ्रीक्वेंसी होगा तो ये जो क्रिस्टल है, जो ओवरऑल क्रिस्टल है उसका इम्पीडेंस कौन डिसाइड करेगा, CM और C। तो दोनों कैपेसिटर डिसाइड करेगा, XC मतलब रिएक्टिव जो कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, तो इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी पे ये जो क्रिस्टल जो होता है वो कैसा ये होता है, कैपेसिटिव बिहेव करता है ये। ठीक है, कैपेसिटिव मतलब XC होगा। ओके, अब जैसे ही हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होता है कि मेरा ये जो RLC ब्रांच है, ठीक है, ये रेजोनेट करता है ना, तो उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, XL इक्वल्स टू XC। हम इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि रेजोनेंस क्या होता है वो जाकर के तुम लोग देख लो, क्योंकि ये रेजोनेंस कंडीशन वगैरह ये सब होता है। तो ये रेजोनेंस कंडीशन जो होता है वो यही होता है कि XL इक्वल्स टू XC होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा RLC सर्किट होता है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, और इस टाइम में क्रिस्टल का जो इम्पीडेंस है वो कंट्रोल करेगा R। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी एट विच क्रिस्टल बिहेव्स एज सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज नोन एज सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे मेरा जो ये सर्किट था वो कैपेसिटिव बिहेव कर रहा था, क्योंकि उस टाइम क्रिस्टल का जो इम्पीडेंस था वो उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, XC और XCM। लेकिन हम लोग फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंक्रीज किए वैसे ही क्या हुआ कि जो क्रिस्टल का इम्पीडेंस है वो R कंट्रोल कर रहा था, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और ये कैसा बिहेव किया, सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव किया, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किए तो एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रीच हुआ जहाँ पे XL इक्वल्स टू XC था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जिस पे सीरीज रेजोनेंट सर्किट जो हमारा क्रिस्टल है वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करने लगी, उस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उसको उसका फॉर्मूला क्या है 1/2π√LC। ठीक है, फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो जब और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि मेरा जो क्रिस्टल है वो क्या होता है, उसमें हमारा क्रिस्टल पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। ये जो हमारा सर्किट है वो इंडक्टिव हो जाता है। इंडक्टिव होना मतलब
इस केस में अब इसके पास XL है, ठीक है, इंडक्टिव हो जाता है और अभी जो है वो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह जब क्रिस्टल कोई एक्ट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2π√LC। सीरीज में क्या था, √LC, लेकिन पैरेलल रेजोनेंट में क्या होगा, LCT, जहाँ की CT क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ C एंड CM, ठीक है, ये दो कैपेसिटर है तो LCT, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि CT हमेशा C से लेस ही रहेगा, क्योंकि ये जो C था ये कम था CM से, और CT क्या है, पैरेलल, ये तो ये CT तो हमेशा कम रहेगा ना। कोई भी अगर 1 किलो ओम रेजिस्टेंस पैरेलल 1 ओम रेजिस्टेंस, इसका अगर रेजिस्टेंस निकालोगे तो वो हमेशा लो रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए CT जो है वो हमेशा C से कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 किलो ओम पैरेलल टू 1 ओम निकालेंगे तो ये जो आंसर आएगा वो हमेशा लेस देन 1 ओम रहेगा। तो इसीलिए अगर हमारा C CM से कम है, ठीक है, तो CT जो होगा वो C से कम होगा, ठीक है। इसीलिए अब जब CT जो है वो कम है तो FP मेरा बड़ा होगा, FS छोटा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। CT अगर कम है तो FP बड़ा होगा। इसीलिए ये हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी पे क्या हम लोग बोले थे कि जो क्रिस्टल है वो कैपेसिटिव होता है, कैपेसिटिव मतलब XC, ठीक है। तो XC को हम लोग ऐसे नीचे ये करते हैं, हम लोग फेजर डायग्राम में देखे थे ये चीज़ कि जो कैपेसिटेंस का XC होता है उसको हम लोग नीचे डालते हैं क्योंकि वो लैग करता है 90 डिग्री। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटिव है। जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होगा, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जहाँ पे XL इक्वल्स टू XC होगा, वो सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव करेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये इस पॉइंट पे क्या है, XL और XC दोनों इक्वल है, ये मेरा हो गया FS। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो एक ऐसा फ्रीक्वेंसी आएगा जिसको कि हम लोग कहेंगे FP। उस टाइम में क्रिस्टल कैसा बिहेव करेगा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह, ये हो गया FP। और FP हमेशा बड़ा होगा, ये देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, पहले FS आया फिर FP आया, मतलब FP बड़ा है FS से, ठीक है। तो ये इतना चीज़ अगर किसी को नहीं डिटेल में पढ़ना है या अगर सिर्फ एक जो अप्रॉक्स जो समरी है वो बताया जाए तो वो यही है कि FS पे मतलब सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्रिस्टल कैसा एक्ट करेगा, सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह एक्ट करेगा। FP पे जो हमारा पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उस टाइम पे उस फ्रीक्वेंसी पे क्रिस्टल पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्रिस्टल को सीरीज LC सर्किट या फिर पैरेलल LC सर्किट की जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो मेन जो समरी है वो यही है कि LC और RC ऑसिलेटर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम लोग सही में जो इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, ये सारा कुछ यूज कर रहे थे। तो ये यूज करने से क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ता था, जैसे जैसे बहुत देर अगर ऑपरेशन होता था ऑसिलेटर में तो टेम्परेचर बढ़ता था, इसका वैल्यू चेंज होता था। लेकिन हम लोग को चाहिए कि इसका वैल्यू चेंज नहीं हो, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, क्रिस्टल का देखे, क्रिस्टल जो है वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह भी एक्ट करता है, पैरेलल की तरह भी एक्ट करता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीरीज रेजोनेंट सर्किट LRC तीनों ही कंपोनेंट है इस क्रिस्टल में, जो कि हम लोग यहाँ पे अलग से कंपोनेंट के रूप में यूज करते थे। यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि एक क्रिस्टल जो है वो RLC सीरीज या पैरेलल सर्किट की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो L और C ये जो कंपोनेंट लगाते थे इसके जगह हम लोग क्रिस्टल ही यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो जो टेम्परेचर बढ़ता था और हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता था वो नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल में फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल के थिकनेस पे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रिस्टल का थिकनेस तो नहीं वेरी करेगा ना, इसीलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो जो कंक्लूजन है इतना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, हम ये नहीं कह रहे हैं कि एग्जाम में आएगा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से याद करना है, ये बस समझाने के लिए था। जो मेन जो चीज़ है जो कि नोट डाउन करने का है वो यही है कि क्रिस्टल जो है वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट की तरह भी एक्ट करता है और पैरेलल रेजोनेंट सर्किट पे भी, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर FS है तो वो सीरीज रेजोनेंट सर्किट है अभी, अगर FP है तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, ठीक है। तो इसीलिए जो क्रिस्टल है, किसी भी क्रिस्टल को हम लोग, जो पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसको हम लोग सीरीज
या फिर पैरेलल एलसी सर्किट जो रहता है उसकी जगह लगा सकते हैं। तो अभी आते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर में। हम लोग क्या बोले कि क्रिस्टल को हम लोग सीरीज एलसी या फिर पैरेलल एलसी की जगह लगा सकते हैं। ये जो सर्किट है ये बिल्कुल पहले वाले जैसा ही है, ठीक है, सब कुछ सेम है। ये हमारा फीडबैक जो सर्किट रहता था वो है। यहाँ पे क्या होता था, C1 C2 है, यहाँ पे इंडक्टर रहता था, याद है हार्टले और कॉलपिट्स में ऐसा ही रहता था। अभी हम लोग क्या किए, ये जो इंडक्टर रहता था वो सबको हटा करके यहाँ एक क्रिस्टल लगा दिया। क्यों? क्योंकि इंडक्टर वगैरह में क्या दिक्कत होता था, टेम्परेचर बढ़ता था, वैल्यू चेंज हो जाता था, लेकिन क्रिस्टल में तो होगा नहीं ऐसा। और क्रिस्टल काम भी कर देगा एलसी सर्किट का, क्योंकि क्रिस्टल जो आरएलसी सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इट इज सिमिलर टू कॉलपिट्स ऑसिलेटर। एग्जैक्टली हम लोग बोले ये कॉलपिट्स ऑसिलेटर के जैसा ही लग रहा है, बस एक्सेप्ट एडिंग अ क्रिस्टल वाई इन द फीडबैक सर्किट इंस्टेड ऑफ इंडक्टेंस। हम लोग का जो कॉलपिट्स ऑसिलेटर तो जो हम लोग पहले पढ़े थे उसमें सब कुछ सेम था, बस ये था कि दो कैपेसिटर है C1 C2 और यहाँ पे L रहता था इंडक्टेंस। लेकिन क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या है, इंडक्टेंस को हटा करके हम लोग एक क्रिस्टल लगाए हैं, ठीक है, क्रिस्टल लगाए हैं जो कि पैरेलल सर्किट की तरह यूज होगा, जो कि FP पे है। अभी हम लोग देखिए FP पे वो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें कॉलपिट्स में क्या होता था कि C1 C2 और L ये तीनों मिल करके क्या करता था, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिटरमाइन करता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा क्रिस्टल डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे क्रिस्टल का पैरेलल रेजोनेंस होगा और मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा C1 के अक्रॉस, क्योंकि पैरेलल रेजोनेंस में हमारा जो इम्पीडेंस होता है क्रिस्टल का वो मैक्सिमम होता है। ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, पैरेलल रेजोनेंस में जो इम्पीडेंस है, अगर इम्पीडेंस प्लॉट कर रहे हैं तो ये मैक्सिमम है ना। अगर नेगेटिव में भी जाएं तो भी ये बड़ा है, पॉजिटिव में जाएं तो भी ये बड़ा है। हमारा जो ये लेट मी डिलीट इट, ठीक है, ये जो प्लॉट है ये क्या प्लॉट है, इम्पीडेंस का ही प्लॉट है ना। तो FP पे क्या है, इम्पीडेंस मेरा एकदम हाई है, देखो ये यहाँ पे ये पॉइंट, इधर भी। तो जो पैरेलल रेजोनेंस होता है वहाँ पे इम्पीडेंस हाई होता है। तो यहाँ यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे कॉलपिट्स में L C1 C2 के जगह यहाँ क्या है, क्रिस्टल का पैरेलल रेजोनेंस है। पैरेलल रेजोनेंस है तो क्रिस्टल का जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम रहेगा, इसीलिए जो वोल्टेज ड्रॉप है C1 के अक्रॉस वो भी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो अब C1 के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप रहेगा तो उतना ही ज़्यादा हम लोग एनर्जी ट्रांसफर कर पाएंगे फीडबैक नेटवर्क को। वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा रहेगा तभी तो ज़्यादा एनर्जी आएगा फीडबैक नेटवर्क से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि FP पे जो मेरा पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उस FP पे मेरा क्रिस्टल का इम्पीडेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। इम्पीडेंस इसका ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 जो होगा वो ज़्यादा होगा, इसीलिए हमारा जो फीडबैक है, जो एनर्जी ट्रांसफर है फीडबैक नेटवर्क के थ्रू, वो भी मैक्सिमम होगा FP पे। और बाकी चीज़ तो सिमिलर है कि 180 डिग्री शिफ्ट जो है वो ये ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करेगा, अदर जो एक और 180 डिग्री शिफ्ट जो हमारा है कैपेसिटर का जो सर्किट है वो प्रोवाइड करेगा। ये सेम है कॉलपिट्स में, ठीक है, क्योंकि हर ऑसिलेटर में हमको चाहिए पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव में अगर ट्रांजिस्टर एक है तो 180 डिग्री शिफ्ट ट्रांजिस्टर प्रोवाइड करेगा, 180 डिग्री हमारा फीडबैक नेटवर्क। तो 360 डिग्री हो गया, दैट मीन्स पॉजिटिव फीडबैक हो गया। अब क्रिस्टल ऑसिलेटर का एडवांटेज क्या है कि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी है और क्वालिटी फैक्टर वेरी हाई है, ठीक है। तो अगर आता है क्वेश्चन में कि कौन सा ऑसिलेटर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी किसमें सबसे ज़्यादा है, तो आंसर होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब टूटने वाला, जैसे कांच का सामान होता है ना, हल्का सा गिरा टूट गया तो वो फ्रेजाइल होता है, क्योंकि जो क्रिस्टल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो गिरेगा तो हो सकता है कि उसका क्रिस्टल टूट जाए, तो फ्रेजाइल होता है। और कैन बी यूज इन लो पावर सर्किट। लो पावर सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा हाई पावर सर्किट में करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल ब्रेक होने का डर रहेगा। और सेकेंड जो डिसएडवांटेज है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैन नॉट बी चेंज्ड अप्रिशिएबली। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम लोग बहुत ज़्यादा चेंज करना चाहते हैं, जैसे अगर अभी हम लोग 1 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, अगर हमको 5 मेगाहर्ट्ज का काम करना है तो क्या होगा, क्रिस्टल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होगा, क्रिस्टल के थिकनेस को चेंज करके। तो भाई थिकनेस चेंज करना है तो दैट मीन्स कि क्रिस्टल को चेंज करना होगा। तो ये सारा कुछ डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हाँ हमारा एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है कि नहीं 5 मेगाहर्ट्ज पे काम करना है, उसके लिए इतना थिकनेस लगेगा क्रिस्टल का, तो अगर एक ही फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्रिस्टल ऑसिलेटर बेस्ट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी होता है उसमें। तो इससे रिलेटेड भी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज TMM, ठीक है।
इफ द थिकनेस इज इंक्रीज्ड बाय 1%, व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे अगर जो लोग कॉम्पिटिशन में बैठे वहाँ पे भी ये चीज़ पूछ सकता है कि कोई क्रिस्टल है जिसका कि थिकनेस Tmm का है, ठीक है, T मिलीमीटर। अब अगर हम लोग इसका थिकनेस बढ़ाएंगे 1% से तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को क्या होगा, मतलब वो बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो चीज़ सिंपल सा है, हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, F इक्वल्स टू K/T, ठीक है। T बढ़ाएंगे तो F घटेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग थिकनेस को बढ़ा रहे हैं 1% से, तो F क्या होगा 1% से घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अभी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में होगा कि ऑप्शन रहेगा फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज बाय 1%, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज बाय 2% या फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज बाय 1%। से दो ऑप्शन है कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज बाय 1% और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज बाय 2%, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि कितने परसेंट से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, तो ये तो डायरेक्ट है ना, ये K कांस्टेंट है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको हम जितना बढ़ाएंगे उतना ही ये घटेगा, उतने ही प्रोपोर्शन से। तो अगर मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं भी होता है, जिसको ये चीज़ डायरेक्ट नहीं समझ में आया कि हाँ 1% से बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी 1% से घटेगा, उसके लिए ये दूसरा क्वेश्चन भी हम बनाए हैं, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि इफ द थिकनेस ऑफ क्रिस्टल इज ट्रिपल्ड, मतलब अगर कोई क्रिस्टल है उसका थिकनेस हम तीन गुना कर देते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। हालांकि बहुत लोग इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से बताएं ताकि किसी को भी कोई गलती नहीं हो इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम लोग क्रिस्टल का जो थिकनेस है उसको 3 गुना कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि पहले मेरे पास जो क्रिस्टल था वो है 1, ठीक है, तो F1 इक्वल्स टू K/T1। अब जो भी क्रिस्टल है उसका K तो कांस्टेंट है, तो पहले क्रिस्टल था थिकनेस T1 का, तो हमको फ्रीक्वेंसी कितना मिल रहा था, F1 मिल रहा था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि T1 को, जो ये थिकनेस है, इसको हम 3 गुना कर रहे हैं, ठीक है। 3 गुना करने के बाद मतलब 3T1, तो मान लेते हैं कि जो सेकंड वाला क्रिस्टल जो अब आया T2, जो सेकंड क्रिस्टल का थिकनेस है वो है T2। T2 क्या है, 3 टाइम्स ऑफ T1, मतलब पहले जो थिकनेस था क्रिस्टल का T1 अब उसका 3 गुना है, ठीक है। तो दूसरा वाला जो अभी मेरे पास जो ये 3 गुना थिकनेस वाला जो T2 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग F2 क्या होगा, F2 इक्वल्स टू K/T2, K/T2 की जगह 3T1 लिखेंगे, ठीक है। तो F2 इक्वल्स टू K/3T1, ये हम लोग देख रहे हैं पहले फ्रीक्वेंसी क्या था K/T1, अब हम लोग इसको 3 गुना कर दिए, तो जब थिकनेस चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा, तो F2 इक्वल्स टू क्या है K/3T1, ठीक है। अब K/T1 ये क्या है, F1 है, तो K/T1 की जगह F1 लिख देंगे और 3 रह जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या आ गया, F2 इक्वल्स टू F1/3। मतलब ये जो जब हम लोग इसको 3 गुना कर देंगे इसका थिकनेस, तब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगा वो क्या होगा, पहले वाले फ्रीक्वेंसी का 1/3, ठीक है। मतलब अगर पहले मेरा 3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी था, ठीक है, अब हम थिकनेस को 3 गुना कर दिए, तो अब मेरा जो F2 होगा, मतलब जो मोटा वाला क्रिस्टल हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके बाद उस केस में क्या होगा, मेरा फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज का होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ थिकनेस इज ट्रिपल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बिकम्स 1/3 टाइम, मतलब 3 टाइम इसको बढ़ाया गया था तो जो ऑसिलेशन है वो 3 टाइम से घट गया, मतलब 1/3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, AC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ क्रिस्टल हैज वैल्यूज एज गिवन, मतलब ये जो AC इक्विवेलेंट सर्किट मतलब R, L और C, ये इक्विवेलेंट सर्किट था ना, यहाँ पे ये CM था, ठीक है। तो AC इक्विवेलेंट सर्किट का वैल्यू दिया हुआ है कि इंडक्टर, कैपेसिटर, R और CM। कैलकुलेट FS एंड FP। FS क्या है, सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, FP क्या है, पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला सबको पता है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये सारे न्यूमेरिकल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका हम बता चुके हैं कि यूनिट सबका एक जैसा रखना है। सारा ये जो पिको फैराड, मिली हेनरी, जो मिली, पिको, मेगा, ये सबको हटा देना है, एकदम सिंपल यूनिट में रखना है। तो L तो ऑलरेडी है 1 हेनरी, इसमें कुछ नहीं करना है। कैपेसिटेंस है पिको फैराड में, तो इसको फैराड में कर लेंगे। रेजिस्टेंस ऑलरेडी ओम में है। यहाँ ये जो माउंटिंग कैपेसिटेंस है वो भी पिको फैराड में है, फैराड में कर लिए। अब सबसे पहले बोला है FS इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2π√LC। वैल्यू पुट करना है बस, L है 1 हेनरी, C के जगह डालेंगे ये वाला वैल्यू, आ जाएगा
1589 किलो हर्ट्ज। फिर पूछा है एफ पी पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम यही होता है लेकिन सी की जगह सी टी होगा, और सी टी क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड सी एम। तो सबसे पहले तो हम लोग सी टी निकाल लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सी इंटू सी एम बाय सी एम प्लस सी। ठीक है, तो ये किए, अभी क्या हो गया हमारा, जो सी टी है वो हो गया, ये वैल्यू पुट किए हैं बस, और कुछ नहीं। इसमें 20 इसलिए किए हैं क्योंकि अभी क्या है, हम लोग को काम करना है सी एम और सी, तो सी एम और सी दोनों ही पिको फैराड में था, इसीलिए हम लोग सिर्फ ये वाला वैल्यू लिए, 10⁻⁻12 छोड़ दिए क्योंकि दोनों ही पिको फैराड में है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल रहता है। ठीक है, और बाद में पिको फैराड लगा दिए, तो एफ पी क्या हो जाएगा, 1/2π√, जो हमारा एल सी टी था, सी टी हम लोग निकाल चुके हैं, तो आंसर क्या होगा ये। ठीक है, अब इस जो ये एग्जाम्पल है, इससे हम लोग दो चीज़ नोटिस कर सकते हैं। एक तो कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है एफ और एफ पी में, एफ है 1589, एफ पी है 1590। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि हम लोग बोले थे कि एफ पी हमेशा बड़ा होगा एफ एस से, तो वो चीज़ भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एफ पी ज़्यादा है, एफ एस कम है। ठीक, सो ये था हमारा क्रिस्टल चैप्टर। इसी के साथ मॉड्यूल 3 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, जो कि जिसमें कि हम लोगों को फीडबैक पढ़ना था, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो मॉड्यूल 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो कोई डाउट हो तो वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मॉड्यूल 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोगों को हाइब्रिड मॉडल पढ़ना है ट्रांजिस्टर का। तो हम एक सभी का एक प्री रिक्विजिट है ये मॉड्यूल 4 के लिए कि सभी लोग जा करके और ट्रांजिस्टर का जो बेसिक्स मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर था, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, ये सारा कुछ एक बार जा करके और ब्रशअप कर लेना है। ओके, तो थैंक यू।